फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसका पहला चैप्टर कवर किए थे और उसी एक ही वीडियो में वो पूरा चैप्टर कवर हो गया है। आज हम लोग चैप्टर 2 करने वाले हैं और इस चैप्टर 2 का नाम है सजीव जगत में विविधता। देखो, तुम लोग जो ये वीडियो देखना शुरू किए हो, मैं हर बार की तरह यही बोलूंगा कि तुम लोग कॉपी और कलम प्लीज साथ में लेके बैठना, ताकि आज का काम आज ही तुम नोट कर लो और बाद में ये होगा कि तुमको रिवीजन करना होगा ना, तो वीडियो देखने का झमेला ही नहीं। पट पट ऐसे करके पलटाए पेज और आराम से रिवीजन हो गया 2 मिनट में। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 1 के तरफ। वृक्ष किसे कहते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाइयों से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। देखो, जब हम अपने आसपास इर्द गिर्द उधर उधर चारों तरफ देखते हैं तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमको दिखाई देता है। कुछ छोटा, कुछ उससे बड़ा, कुछ उससे बड़ा, कुछ बहुत बड़ा, यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखाई देता है। उसमें हम कुछ कुछ पौधे को देखते हैं, कुछ कुछ पेड़ को देखते हैं कि वो बड़े हैं, लंबे हैं, बड़े बड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे। ठीक है, और उसकी जो शाखाएं हैं वो जमीन से थोड़ा ऊपर उठ के पूरा फैला हुआ है और उसका शाखाएं, तना जो है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही मोटा मोटा है, बहुत ही मजबूत है और साथ ही उसका अक्सर कलर देखोगे ना, भूरा कलर हो जाता है। तो इस तरह के जितने हमारे आसपास पेड़ पौधे दिखाई देता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आम का पेड़, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, यानी इस तरह के जितने भी देखो ना, और भी बहुत सारे। ठीक है, जो मोटे हैं, देखने में लगता है हिस्ट पुष्ट। ठीक है, और देखो कितना हैवी है, तो इस सब को ही हम बोलते हैं वृक्ष। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। झाड़ी किसे कहते हैं? कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। प्रायः इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय तने होते हैं जो भूमि के निकट के शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। जब इन्हीं पेड़ पौधों को हम देख रहे होते हैं तो कुछ पौधे ऐसे करके नजर जाता है, ये क्या है? हम देखते हैं कि ये पौधे जो है ना, वृक्ष के इतने मोटे मोटे तने तो नहीं है, लेकिन इसका जो तना है, इसका जो शाखाएं है, वो भी हार्ड है। ठीक है, कठोर है और ये भूमि से थोड़ा सा ऊपर हुआ, उसी के बाद फैलना शुरू हो गया। भूमि के यानी भूमि के पास से ही ये फैलना शुरू हो जाता है, इसकी शाखाएं। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या? झाड़ी। जैसे गुलाब का पौधा, वही गुलाब जो हम मस्त उसको तोड़ते हैं और जाके देते हैं। ठीक है, किसको देते हैं तुम लोग समझ गया होगा। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? झाड़ी। वो झाड़ी है। ठीक है, गुलाब का पौधा। तो अब इस तरह के जितने भी पौधे होंगे समझ जाना, उसको हम क्या बोलते हैं? झाड़ी, जो थोड़ा हार्ड हो। ठीक है, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। शाक किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें शाक कहा जाता है। जैसे टमाटर का पौधा। देखो, बोलता है कि कुछ पौधे जो है ना आकार में छोटे होते हैं और इनके तने कोमल और हरे होते हैं। बहुत ही कोमल होता है इसका तना। ठीक है, और हरा होगा और ये बहुत ही छोटा छोटा होगा, तो इन्हें ही शाक कहते हैं। इसका बहुत ही उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है। पालक, मेथी, टमाटर का तो पौधा इसमें दिया ही है। यानी जितने भी शाक वाला शाक सब्जी जो हम खाते हरे हरे पत्ते वाले, वो सब के सब शाक में ही आता है। ठीक है, जैसे कुछ का मैं नाम बता देता हूं। सरसों, बथुआ, चौलाई, सोया, करी पत्ता, धनिया पत्ता, सहजन पत्ता, ये सब के सब शाक में ही आता है। ठीक है, अब है आरोही लता किसे कहते हैं? उत्तर, कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता कहा जाता है। कुछ पौधे जो है ना बहुत ही दुर्बल, बहुत ही कमजोर होता है,
जिस तरह से मनुष्य वृद्धावस्था में आने के बाद उसको लाठी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह कुछ कुछ पौधे जो इतने कमजोर होते हैं, प्यारे प्यारे पौधे, उनको ना सपोर्ट का जरूरत होता है। बिना सपोर्ट का वो नहीं बढ़ सकता है। तो क्या करते हैं कि उस पेड़ पौधे के अगल बगल में, तुम लोग देखता होगा गांव घर में ऐसा हुआ होता है, लकड़ी वगैरह गाड़ देते हैं और वो क्या करता है कि पौधे आराम से लकड़ी को पकड़ पकड़ के आराम से ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे ही हम बोलते हैं आरोही लता। जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा है, अंगूर, लौकी, कद्दू, मनी प्लांट, ये सब के सब आरोही लता है। इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विसर्पी लता यानी क्रीपर किसे कहते हैं? तो कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और इनको विसर्पी लता कहते हैं। देखो कुछ पौधे बोलता है क्या कि वो जमीन पे विसर्पी, सांप के जैसे रेंगने का बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो जमीन पे ही फैलेगा। ठीक है, भूमि के सतह पर ही फैलकर बढ़ता है, इधर उधर से पूरे फैल जाएगा। उसे ही हम बोलते हैं विसर्पी लता। इसको तुम लोग बहुत अच्छा से जानते होगे, बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग के दिमाग में आ भी गया होगा। जैसे तरबूज, खीरा, करेला, ये सब के सब क्या है, ये जमीन पे ही बढ़ता है, एकदम से फैल के ये सब के सब बढ़ेगा और आराम से उसमें सब्जी वगैरह लगते रहता है। बढ़ते हैं प्रश्न 6 के तरफ। प्रश्न 6 में है, सिराएं किसे कहते हैं? उत्तर, आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं, इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। देखो बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है और ये चैप्टर है, ये हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोगों ने इसको कभी ना कभी गौर किया होगा। ठीक है, ये सिराएं का बात कर रहा है कि सिराएं किसे कहते हैं। तो तुम लोगों ने देखा होगा जब पत्ती को, किसी भी पत्ती को, उसमें तुमको अलग अलग तरह का सिराएं देखने को मिलेगा। वो जो पत्ती के बीच में एक लाइन के जैसा खींचा हुआ रहता है, ठीक है, एक लाइन रहता है और फिर उसके दोनों तरफ जो है एक पतली पतली लाइन गया रहता है, फिर उस लाइन में भी लाइन रहता है। ठीक है, तो ये सब के सब सिराएं ही है। ठीक है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, सिराएं। प्रश्न 7 है, सिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर, सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। देखो ये हम लोग तो समझ गए कि पत्तियों में सिराएं पाया जाता है और वो सिराएं का जो पैटर्न है ना, वो उसको देखने से हमें पता चलता है कि ये इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, ये किस तरह का इसका पैटर्न बना हुआ है, तो वही चीजें सिरा विन्यास कहलाता है। आगे बात समझ में? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 8 के तरफ। जालिका रूपी सिरा विन्यास किसे कहते हैं? उत्तर है, आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों ओर सिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इन पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां। देखो इसमें बात कर रहा है जालिका रूपी सिरा विन्यास। तो बहुत ऐसे सारे पत्तियों में तुम देखा होगा कि उसके मध्य सिरा जो होता है, बीचों बीच जो एक सिरा गया रहता है और उसके बाद जो उसके दोनों तरफ सिरा निकला रहता है, तो वो कुछ जाल जैसा तुमको दिखेगा कि उस सिरा में भी इधर से निकला है, इधर से निकला है, फिर उस सिरा के अंदर से सिरा निकला है। तो इस तरह से तुमको देखने को लिए मिलेगा और वो कुछ जाल जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, पूरे पत्ते पे छाया हुआ मिलेगा तुमको, तो उसे ही हम बोलते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। आगे बात समझ में? अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 9 के तरफ। प्रश्न 9 में है, समांतर सिरा विन्यास किसे कहते हैं? तो उत्तर है, कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती है, इन पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और आम की पत्तियां। देखो केला का जो पत्ता है ना, तुम उसमें देखना, तुमको उसमें समांतर सिरा विन्यास तुमको मिल जाएगा जो मैं बोल रहा हूं, और तुम उसमें देखोगे तो तुम रिलेट कर पाओगे। तुम देखोगे कि उसमें ना जब पत्ता को ऐसे उसको बीचों बीच से उसको ना जैसे पेज को फाड़ते हो, उसको फाड़ो, तुम देखोगे कि पत्ता जो है ना सीधा बीचों बीच कटता है। और वैसे भी केले के पत्ते को देखता होगा तुम लोग कि जब पेड़ में भी लगा रहता है, थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो पूरा बीचों बीच फट जाता है। ठीक है, एकदम समांतर पैरेलल फटता है।
तो वो जो पैटर्न है ना, उससे ही हम बोलते हैं समांतर सिरा विन्यास। बहुत ही मजेदार ये उदाहरण है केले का पत्ता, और इस तरह का और भी बहुत सारे पत्ते होंगे, उसमें समांतर सिरा विन्यास ही होता है। आगे बात समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 10 के तरफ। मूसला जड़ किसे कहते हैं? उत्तर है जिन पौधों की मुख्य जड़ सीधे मिट्टी के अंदर जाती है, ऐसे जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। यानी जिस पौधे का जड़ सीधे, मुख्य जड़ का बात कर रहा है, वो मिट्टी के अंदर जाए, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मूसला जड़। यानी एक मोटा वाला जो जड़ होगा वो सीधा मिट्टी के अंदर जाएगा और उसमें से छोटी छोटी, वो उस जड़ में से छोटा छोटा देखोगे निकल गया, इधर उधर फैल गया है। तो वो जो मोटा वाला जड़ सीधा का सीधा अंदर जाता है, ठीक है, जिस पौधे में, तो उसी जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। अब है प्रश्न 11 में, रेशेदार जड़ किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन पौधों की जड़ एक समान दिखाई देती है उसे रेशेदार जड़ या जकरा जड़ कहते हैं। कुछ कुछ पौधों को तुम लोग ने उखाड़ा होगा, एकदम उखाड़ोगे ना तो वो जमीन से ही उखड़ जाएगा, और उसमें तुमको उसका जो जड़ दिखेगा ना, वो एकदम से बाल के जैसा गुच्छा दिखेगा, उसमें कोई मोटा पतला इस तरह का नहीं, सारा जड़ जो है ना सब एक जैसा ही तुमको मिलेगा। तो उसे ही हम बोलते हैं क्या? रेशेदार जड़। जिसका जड़ एकदम पूरे बाल के जैसे गुच्छा जैसा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे जड़ों को रेशेदार जड़। चलो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 12 की तरफ। प्रश्न 12 में बीज पत्र यानी कॉटिलीडन किसे कहते हैं? उत्तर, आप देखेंगे कि चने के बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीज पत्र कॉटिलीडन कहा जाता है। देखो ये तो उदाहरण हो गया बीज पत्र का, वो चना का जो नाम लिया ये उदाहरण हो गया। बीज पत्र हम बोलते हैं कोई भी जो बीज है ना, उसको अगर हम उसको बीचों बीच उखाड़ देते हैं तो वो 2 भाग में बच जाता है, तो उसको द्विबीजपत्री बोलेंगे। तो चने का जो यहाँ पे नाम लिया है, चने में तुम लोग देखा होगा कि जब ऊपर का छिलका छिलोगे तो वो 2 भाग में बट जाता है, ठीक है, 2 भाग में बट गया, तो उसे ही हम प्रत्येक भाग को क्या बोलते हैं? बीज पत्र। देखो यहाँ पे प्रश्न 13 में चलते हैं, हम लोग को और अच्छा से समझ में आएगा। द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे चना देखो, इसमें क्या है कि जिसमें 2 बीज पत्र होता है, यानी जो बीज अगर हम उसको बीज से उखाड़ेंगे या बीज से उसको हटाने का कोशिश करेंगे तो वो 2 भाग में बट जाएगा, तो उसे ही हम बोलेंगे द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडन्स या डाइकॉट। आगे बात समझ में। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडन्स या मोनोकॉट किसे कहते हैं? उत्तर, मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है। यानी ऐसा बीज जिसमें एक ही बीज पत्र हो उसे ही हम बोलते हैं एक बीजपत्री। तुम लोग मक्का को देखा होगा, मक्का का जो है ना एक ही बीज पत्र होता है। अब उसको बीज से उखाड़ोगे तो वो जबरदस्ती बीज से तुम उसको काट दो, उसको उखाड़ दो, वो अलग बात है, लेकिन वो एक ही बीज पत्र है। अब चना में, जब चना का इससे पहले हम लोगों ने उदाहरण दिए कि चना द्विबीजपत्री है, तो वो चना का 2 भाग बट जाता है, लेकिन मक्का का ऐसा नहीं है। मक्का का तुम जबरदस्ती उसको काट रहे हो, खा रहे हो, एक अलग बात है, लेकिन मक्का जो है ये एग्जाम्पल है एक बीजपत्री का। आगे बात समझ में। अब चलो बढ़ते हैं प्रश्न 15 के तरफ। अनुकूलन किसे कहते हैं? उत्तर है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती है जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम बनाती है, उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देखो, अनुकूलन उन विशिष्ट विशेषताओं को कहते हैं जो किसी पौधे जीव जंतु को किसी जगह पर रहने के योग्य बनाता है। अब ऊंट है और वो मरुस्थल जैसे जगहों पे रहता है जहां पे बालू ही बालू है, तो वो
इन्वायरमेंट, वहां के वातावरण, वहां के माहौल के हिसाब से वो एडजस्ट वहां पे कर लेता है। ठीक है, जैसे मेढक है, अब मेढक जो है ना पानी में रह लेता है, जमीन पे रह लेता है, तो उसका उस तरह का है। कोई जो है ना, कोई जानवर बर्फीले एरिया में रह लेता है, कोई जानवर बहुत गर्म वाले एरिया में रह लेता है, तो वो उसका शरीर उस तरह से वहां को के वातावरण को एडजस्ट कर लेता है, वहां के वातावरण को एडॉप्ट कर लेता है, उस माहौल में रहने योग्य अपने आप को ढाल लेता है। तो यही चीजें अनुकूलन कहलाता है, जो उसकी विशिष्ट विशेषताएं जो है, जो उसको उस माहौल में, उस जगह पर रहने में सक्षम बनाता है, रहने के लिए उन्हें योग्य बनाता है, ये हम कह सकते हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन। प्रश्न 16 है, आवास किसे कहते हैं? उत्तर, वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे उनका आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुओं का आवास समुद्र या महासागर है, ऊंट का आवास गर्म या ठंडा मरुस्थल है, और बुरांस का आवास पर्वतीय क्षेत्र है। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जलवायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। देखो, क्वेश्चन है आवास किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहां पौधे और जंतु रहते हैं उसे ही तो उसका आवास कहते हैं। कोई भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जहां पे रहता है, उन्हीं जगह को उस पेड़ पौधे का क्या बोलते हैं? आवास बोलते हैं। अब देखो, जैसे कछुआ है, समुद्री कछुआ है, तो वो कहां पे रहेगा? समुद्र में, महासागर में। तो समुद्र और महासागर उस कछुआ का क्या हो जाएगा? आवास। अब ऊंट है, तो ऊंट कहां रहता है? ऊंट गर्म या ठंडा मरुस्थल में, तो मरुस्थल ऊंट का आवास हो गया। ठीक है। बुरांस, इसमें बुरांस का बात किया है कि आवास पर्वतीय क्षेत्र है, ये एक फूल है। ठीक है, फूल का पौधा है, तो ये कहां पाया जाता है? पर्वतीय क्षेत्र पर। तो वो जो है ना पर्वतीय क्षेत्र, इसका आवास हो गया। तो जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे जहां पे रहता है उसी को उस पेड़ पौधे जीव जंतु का आवास कहते हैं। अब देखो, यहां पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि पौधों और जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय और अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कोई भी जो आवास है ना, वो आवास, वहां पर जो जीव जंतु रहता है उसको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आवश्यकता की चीजें उसको प्रदान करता है, जैसे भोजन, जल, वायु, आश्रय और भी बहुत सारी चीजें। अगर जिस आवास पे कोई भी व्यक्ति रहता है, मनुष्य, जीव जंतु, अगर वहां पे ये सारी चीजें नहीं रहेगा तो वो वहां पे रहेगा या नहीं, उस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाएगा। आ गए बात समझ में? तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। प्रश्न 17 में थलीय आवास किसे कहते हैं? उत्तर, थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं। यानी बोलता है कि थल पर, जमीन पर जो रहने वाले पौधे जंतु के जो आवास है ना, उसे ही हम थलीय आवास कहते हैं। जैसे वन, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं, जो थल पे ये आवास पाया जाता है और इन आवास पे बहुत सारे जीव जंतु वगैरह रहते हैं, पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न 18 की तरफ। जलीय आवास किसे कहते हैं? तो जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। तालाब, झील, नदियां और महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण है। यानी जल में रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को क्या बोलेंगे? जलीय आवास। जैसे नदी, तालाब, झील, महासागर, समुद्र, ये सब क्या है? जलीय आवास के उदाहरण है। अब हम लोग प्रश्न 19 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न 19 में है, उभयचर जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, मेंढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ साथ थल पर भी रहते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। तो ऐसा जीव जंतु जो जमीन और पानी दोनों पर ही रह सकता है और रहता है, ऐसे ही जीव जंतु को हम बोलते हैं उभयचर जंतु। जैसे मेंढक, ये पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। मगरमच्छ पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। कछुआ पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो गया? उभयचर जंतु। और हाँ, ये मत बोलना कि मैं भी कभी कभी पानी में चला जाता हूँ बाल्टी में, ठीक है, और फिर जमीन पे आ जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो जीव
पानी में भी सर्वाइव कर सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, ठीक है। तो ऐसे जंतु को हम बोलते हैं क्या, उभयचर जंतु। तो ये था हमारा आज का क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।